स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल अपने एग्ज़ाम पर। साथियों, आरपीएससी ने क्लियर कर दिया है व्याख्याता भर्ती परीक्षा अपने समयानुसार 23 जून 2025 से शुरू हो जाएगी। ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए खास है जो व्याख्याता भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में हमने आरपीएससी ने पिछली कुछ एग्ज़ाम में राजनीति विज्ञान से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं वो सभी हमने इस वीडियो में शामिल किए हैं। उम्मीद है आप सबके लिए ये वीडियो है वो बेहतर साबित होगा, एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित होगा। वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा देखें, बीच में कहीं भी स्किप ना करें और जाने कि आरपीएससी आजकल जो राजनीति विज्ञान है उससे संबंधित किस तरह के सवाल एग्ज़ाम में पूछती है। एक बात और बता देते हैं कि इस चैनल पर हमने आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड परीक्षा के लिए 7 मॉडल पेपर अभी तक हमने करवा दिए हैं। अगर आपने वो मॉडल पेपर सॉल्व नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर आप उनको सॉल्व करके अपनी तैयारी मजबूत करिए। पहला सवाल है, भारत के संविधान के भाग 5 अध्याय 1 के अनुसार संघ की कार्यपालिका में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? संघ की कार्यपालिका में कौन शामिल नहीं होता? राष्ट्रपति, महान्यायवादी, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, मंत्रिपरिषद। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ये संघ की कार्यपालिका में सम्मिलित नहीं होते। ऑप्शन 3 है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत के संविधान में किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 352(1) में से आंतरिक अशांति शब्द हटा दिया गया? संविधान के अनुच्छेद 352(1) में आंतरिक अशांति शब्द था। कौन से संविधान संशोधन द्वारा इस शब्द को हटा दिया गया है? 42वां संशोधन अधिनियम, 46वां संशोधन अधिनियम, 39वां संशोधन अधिनियम, 44वां संशोधन अधिनियम। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 44वां संशोधन अधिनियम। आंतरिक अशांति शब्द का बहाना बनाकर या आंतरिक जो शांति है उसका बहाना बनाकर सेंट्रल गवर्नमेंट है ये बहुत बार देश में आपातकाल लगा देती थी। इसका जो नाजायज़ फ़ायदा सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उठाया करती थी, इसलिए आंतरिक अशांति शब्द को 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा हटा दिया गया है। अब सवाल नंबर जो अगला है वो थोड़ा बड़ा है और अक्सर जो राजनीति विज्ञान के सवाल हैं वो बड़े ही होते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में अधिनियम दिए हुए हैं और सूची 2 में संशोधन दिए हुए हैं। संविधान का 93वां संशोधन अधिनियम, 94वां, 95वां, 96वां संशोधन अधिनियम। ये संशोधन संविधान के कौन से अनुच्छेद कौन से भाग से संबंधित है वो हमें बताना है। नीचे दिए हुए हैं ऑप्शन। अनुच्छेद 334 के संशोधन, 8वीं अनुसूची में संशोधन, अनुच्छेद 164 में संशोधन, अनुच्छेद 15 में खंड 5 की अंतः स्थापना। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संविधान के कौन से भाग कौन से अनुच्छेद से संबंधित है ये हमें बताना है। नीचे कुछ दिए हुए हैं, क्वेश्चन बड़ा है इसलिए हम इसको आराम से एकदम पढ़ेंगे। संविधान का जो 93वां संशोधन अधिनियम है वो किससे संबंधित है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा दोस्तों अनुच्छेद 15 में खंड 5 की अंतः स्थापना। यानी ए में क्या आएगा? ए में आएगा दोस्तों जो है वो आएगा 4। ठीक है, ए में 4 आएगा। इसमें क्या आएगा? ए आएगा। फिर है 94वां संशोधन अधिनियम। 94वां संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? यह है दोस्तों अनुच्छेद 164 में संशोधन। जो 94वां संविधान संशोधन अधिनियम था वो संविधान के 164 अनुच्छेद से संबंधित था। यानी जो बी है इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा 3 और 3 में क्या आ जाएगा? बी, एक ही बात है। फिर है 95वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये किससे संबंधित था? ये संबंधित था दोस्तों अनुच्छेद 334 में संशोधन। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आएगा 1 और यहाँ हम कर सकते हैं सी। 96वां संशोधन अधिनियम, ये जो बाकी है 8वीं अनुसूची में संशोधन, ये 96वें संशोधन अधिनियम से संबंधित है तो इसमें आएगा 2। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 4, 3, 1, 2। 4, 3, 1, 2 ये ऑप्शन 2 में है, इसलिए इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2। अगला सवाल जो है वो भी बड़ा है, इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में क्या है? संविधान सभा की समितियां हैं और सूची 2 में समिति के अध्यक्ष का नाम दिया हुआ है। हमें बताना है कि कौन सी संविधान सभा की समिति का कौन अध्यक्ष बना था। संघ शक्ति समिति, मूल अधिकार व अल्पसंख्यक समिति, कार्य संचालन समिति, प्रारूप समिति। B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू के एम मुंशी, वल्लभ भाई पटेल। ये हमें मिलान करना है कि कौन सी संविधान सभा की समिति का अध्यक्ष कौन था। हमारे पास जो ऑप्शंस है अगर हम इनको देखें तो जो पहला है वो क्या है?
संघ शक्ति समिति, इसका अध्यक्ष कौन था? इस समिति का अध्यक्ष था दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। तो ए में क्या आएगा? एक में आ जाएगा बी। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, इसका अध्यक्ष कौन था? इसका अध्यक्ष था दोस्तों जो वल्लभ भाई पटेल है वो इसके अध्यक्ष थे। तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा डी। कार्य संचालन समिति, कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था? कार्य संचालन समिति है उसका अध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों के.एम. मुंशी को। ठीक है, तो इसमें आएगा सी। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? ये सबको पता है, एकदम आसान सा है। सबसे ज़्यादा अहम समिति प्रारूप समिति थी और इसका अध्यक्ष है वो था दोस्तों भीमराव अंबेडकर। तो इसका सही आंसर आएगा BDCA। BDCA कौन से ऑप्शन में है? ये है दोस्तों BDCA, यानी ऑप्शन 3 है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? जो गलत है वो हमें बताना है। पूर्व प्रधानमंत्री इसके क्षेत्राधिकार में है। यह 6 महीने में जांच संपन्न करेगा। इसमें एक चेयरमैन तथा 8 सदस्य होंगे। इसमें से 5 न्यायिक सदस्य होंगे। इनमें से जो सही नहीं है वो हमें बताना है। हमारे पास जो ऑप्शन है उनमें से सही आंसर क्या आएगा? इस सवाल का जो सही आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा ऑप्शन 4। इनमें से 5 न्यायिक सदस्य होंगे, ये बातें गलत है। ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री इसके क्षेत्राधिकार में आएंगे, ये बात सही है। यह 6 महीने में जांच संपन्न कर रहेगा, ये बात भी सही है। इसमें एक चेयरमैन होगा और 8 सदस्य होंगे, ये बात भी सही है। लेकिन ऑप्शन 4 है वो गलत है। अगला सवाल है, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत लोकपाल की नियुक्ति हेतु चयन समिति में कितने सदस्य होने चाहिए? अगर कोई लोकपाल की नियुक्ति करनी है तो उस चयन समिति में कितने सदस्य होने चाहिए, ये हमें बताना है। एक अध्यक्ष 2 सदस्य, एक अध्यक्ष 4 सदस्य, एक अध्यक्ष 3 सदस्य, एक अध्यक्ष 5 सदस्य। ये जो समिति बनाई जाएगी इसमें दोस्तों एक अध्यक्ष होगा और 4 सदस्य होंगे। एंड टोटल कितने होंगे? टोटल होंगे 5 सदस्य। 5 सदस्यों की एक समिति बनेगी जो लोकपाल की नियुक्ति करेगी, जिसमें एक अध्यक्ष होगा और 4 सदस्य और होंगे। फिर अगला सवाल जो सेकंड ग्रेड जीके पेपर दिसंबर 2024 में पूछा गया था, ये भी एक सूची है और सूची 2 को हमें यहाँ पर सम्मिलित करना है। सारे सवाल है वो अपने आप में बड़े बड़े हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दी गई कुट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। जो सवाल है वो नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। सूची 1 में जो दिया हुआ है उसको सूची 2 से मिलान करना है। निर्धन को निःशुल्क कानूनी सहायता, आय असमानता को न्यूनतम करना, सहकारी संघों का स्वैच्छिक निर्माण, प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल, 86वां संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 97वां संविधान संशोधन। कौन सी बात कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई या हटाई गई, ये हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जानने के लिए पहले हम इनको एक एक करके मिला लेते हैं। निर्धन को कानूनी सहायता, ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा स्थापित की गई संविधान में? यह हुआ था दोस्तों 42वां संशोधन अधिनियम। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें ये बातें जोड़ी गई थी। तो एक में क्या आएगा? एक में आएगा 3। फिर है आय असमानता को न्यूनतम करना, ये बात कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? ये बात जोड़ी गई थी दोस्तों 44वां संशोधन जो हुआ था उसमें ये बातें जोड़ी गई थी। तो इसमें बी में क्या आएगा? 2 आएगा। फिर है सहकारी संघों का स्वैच्छिक निर्माण, ये किस में जोड़ा गया? ये जोड़ा गया था दोस्तों 97वां संविधान संशोधन। तो इसमें आएगा 4। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल, ये जो बच गया ये आएगा दोस्तों ऑप्शन 1। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन, इसमें ये बातें जोड़ी गई। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 3 2 4 1। 3 2 4 1 किसमें है? 3 2 4 1 ये है दोस्तों ऑप्शन 2 में। तो ऑप्शन 2 है वो इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे वही एक बड़ा सवाल, 2024 में आयोजित सामान्य चुनाव में राजनीतिक दलों द्वारा जीती गई लोकसभा सीटों से संबंधित सूची 1 और सूची 2 से मिलान कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। जो 2024 में लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें किस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी, ये हमें मिलान करना है। हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो हैं समाजवादी पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, तेलुगु देशम पार्टी, 29 16 37 22। इनको हमें आपस में मिलाना है। इस सवाल का सही आंसर क्या होगा वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला नाम है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें मिली थी? समाजवादी पार्टी को दोस्तों 37 सीटें मिली थी। कितनी मिली थी? 37 सीटें। सबसे ज़्यादा भाजपा को मिली,
फिर कांग्रेस को मिली। तीसरे नंबर पर जो पार्टी थी वो समाजवादी पार्टी थी और इसे 37 सीटें मिली थी। ठीक है, पहले में आएगा 37, यानी कि ए में क्या आएगा, ए में आ जाएगा 3। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, इसे कितनी सीटें मिली थी, इसे मिली थी दोस्तों 29 सीट। कितनी मिली थी, 29, तो इसमें क्या आएगा, 1 आ जाएगा। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, इनको कितनी सीटें मिली थी, इनको जो सीट मिली थी दोस्तों वो मिली थी 22। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, इसमें आ जाएगा 4। और तेलुगु देशम पार्टी, इनको मिली थी 16, इसमें क्या आ जाएगा 2। 3 1 4 2, ये किस में है, 3 1 4 2, जो ऑप्शंस 4 है, 3 1 4 2, ऑप्शन 4 है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अलग अलग पार्टियों को अलग अलग सीटें मिली, ये हमने एक साथ इसका सम्मिलित कर दिया है। फिर अगला सवाल है, निम्न में से किस मूल अधिकार का दावा केवल नागरिकों द्वारा किया जा सकता है। कौन सा अधिकार है जिसका दावा केवल नागरिक कर सकते हैं, जो भारत के नागरिक हैं वही कर सकते हैं। जीवन एवं स्वातंत्र्य की रक्षा, अनुच्छेद 21। निश्चित मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा, अनुच्छेद 22। कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19। कौन सा मूल अधिकार है जिसका दावा केवल भारत के नागरिक कर सकते हैं, कोई विदेशी नहीं कर सकता। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा ऑप्शन 4, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कोई भी विदेशी आकर ये नहीं कर सकता कि मुझे भाषण की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और वो कुछ भी बोल दे। इसका दावा केवल इंडिया के जो नागरिक हैं, यहाँ के जो सिटीजन हैं वही कर सकते हैं। सवाल नंबर जो 56 दिया हुआ है वो हमारे सामने है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। भारत सरकार अधिनियम 1935 है, उसके संबंध में कौन सी बात गलत है। 1935 के अधिनियम में अखिल भारतीय संघ की परिकल्पना की गई थी, जिसमें ब्रिटिश प्रांत और भारतीय राज्य शामिल थे। इस अधिनियम ने बर्मा को भारत से अलग नहीं किया और यह क्रिप्स मिशन के तहत किया गया। अधिनियम द्वारा परिकल्पित प्रांतीय स्वायत्तता की योजना में प्रत्येक प्रांत में एक कार्यकारी और विधायिका का प्रावधान किया गया। अधिनियम के तहत प्रांतों को पहली बार अलग संस्थाओं के रूप में मान्यता दी गई। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में इनमें से कौन सी बात गलत है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा दोस्तों वो है, इस अधिनियम में बर्मा को भारत से अलग नहीं किया गया, ये बात गलत है। 1935 के अधिनियम के अकॉर्डिंग बर्मा है वो भारत से अलग हो गया था। ऑप्शन 2 है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जिनके कार्यकाल में विशेष रूप से एक विशेष कैलेंडर वर्ष के तहत स्वतंत्रता के बाद सबसे अधिक रिकॉर्ड संख्या में अध्यादेश बनाए गए थे। कौन से राष्ट्रपति थे जिनके कार्यकाल में सबसे ज़्यादा अध्यादेश जारी किए गए। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, श्री के.आर. नारायणन, श्री प्रणब मुखर्जी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, अनुत्तरित पर्सन। ठीक है, तो कौन से राष्ट्रपति थे जिनके कार्यकाल में एक वर्ष में सबसे ज़्यादा अध्यादेश बनाए गए थे या फिर अध्यादेश जारी किए गए थे। इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा दोस्तों डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। इनके समय में सबसे ज़्यादा अध्यादेश जारी किए गए थे। अगला सवाल जो असिस्टेंट प्रोफेसर पीटीआई लाइब्रेरियन में पूछा गया था, जब कोई राज्यपाल पद धारण के साथ साथ यदि अन्य राज्य के राज्यपाल के रूप में भी जब पद धारण करता है तो उसके उपलब्धियां एवं भत्ते के विषय में निर्णय कौन करता है। जब कोई राज्यपाल 2 राज्यों का राज्यपाल बनता है तब उनकी जो उपलब्धियां हैं, उनके जो भत्ते हैं, उनके विषय में निर्णय कौन करता है। हमारे पास ऑप्शंस है, उस राज्य की विधानसभा जिसका वह मूलतः राज्यपाल नियुक्त हुआ है, राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करेगा, नई राज्य की विधानसभा जिस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है, दोनों राज्यों की सिफारिशों पर उच्चतम न्यायालय तय करेगा। अगर किसी व्यक्ति को 2 राज्यों को राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाता है तो उसके जो भत्ते हैं, उसके जो उपलब्धियां हैं, उनके जो पेंशन है या फिर उनकी जो सैलरी है ये कौन देगा और कितनी देगा, ये बात कौन निर्धारित करता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा दोस्तों राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करेगा। ये निर्णय कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा कि फला राज्य इतने रुपये देगा और फला राज्य इतने रुपये देगा। ठीक है, ये लाइब्रेरियन में पूछा गया सवाल है। फिर अगला जो सवाल है वो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर में पूछा गया था। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का जो संविधान है उससे संबंधित कुछ कथन दिए हुए हैं, उनको हमें पढ़कर उत्तर देना है। अंगीकृत किए जाने के समय संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और लगभग 1,45,000 शब्द थे। संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद पर संविधान सभा के सदस्यों द्वारा बहस की गई, जिन्होंने संविधान बनाने के लिए 13 सत्र और 169 दिन बैठक की। इनमें से कौन सा विकल्प है वो सही है, कौन सी बात सही है।
ऑप्शंस हैं केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, और एक और दो दोनों सही नहीं है, यानी दोनों गलत है। तो इसमें से कौन सा उत्तर आएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन एक, केवल कथन एक सही है। भारत के संविधान में कितने शब्द हैं? ये बात हमें यहाँ से पता चलती है, 1,45,000 शब्द थे। ठीक है, ये एक बात थी कि भारत के संविधान में 1,45,000 शब्द है। ये बात तो सबको पता है, 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुच्छेद थी, लेकिन शब्दों का अब हमें पता चल गया। लेकिन जो दूसरा कथन है वो गलत है, तो केवल एक है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस समिति ने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के लिए संविधान में संशोधन की सिफारिश की? बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, एग्जाम में फिर से पूछा जा सकता है। बीपी जीवन रेड्डी समिति, मुहिराम सेकिया समिति, DS कोठारी समिति, JS वर्मा समिति। कौन सी समिति थी जिसने कहा था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाना चाहिए? इसके लिए संविधान में संशोधन की सिफारिश भी उन्होंने कर दी थी। ये बात किस समिति ने कही? ये कही थी दोस्तों मुहिराम सेकिया समिति ने। ठीक है, ऑप्शन 2 है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सूची 1 सूची 2, जिसमें राज्यों का नाम है और विधानसभा की सीटों दी हुई हैं कि कौन से राज्य में कितनी सीट है, ये हमें मिलान करना है। हमारे पास जो राज्य हैं वो हैं गुजरात, केरल, तेलंगाना, पंजाब। सीटें 119, 140, 182, 117, ये हमें आपस में मिलान करनी है। गुजरात में कितनी सीटें हैं दोस्तों? गुजरात में सीटें हैं 182। कितनी हैं? 182। केरल में कितनी है? केरल में जो सीटें हैं दोस्तों वो है 140। फिर है तेलंगाना, तेलंगाना में सीटें कितनी है? 119। पंजाब में कितनी? 117। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अगर हम देखें ए में 3, ए में क्या है दोस्तों? 3 2 में है। केरल यानी बी में 2 है, बी इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तेलंगाना में 1 है, तो सी में 1, यहाँ पर 4 है, तो ये गलत हो जाएगा। सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन 3। 3 2 1 4, ऑप्शन 3 है वो इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस समिति ने सिफारिश की कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में विपक्ष के नेता के परामर्श द्वारा की जानी चाहिए? बेहद अहम सवाल है, ठीक है, और हर कोई इसका जवाब नहीं दे सकता। जिन्होंने इसे अच्छे से पढ़ा सिर्फ वही बता सकता है। कौन सी समिति थी जिसने सिफारिश की थी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति के लिए मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में जो विपक्ष का नेता है उससे परामर्श करेगा? इंद्रजीत गुप्त समिति, तारकुंडे समिति, सादिक अली समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, इनमें से कौन सी समिति थी जिसने ये सिफारिश की थी? इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा दोस्तों दिनेश गोस्वामी समिति। इस समिति ने कहा था कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के विपक्ष के नेता से पहले परामर्श करेगा। दिनेश गोस्वामी समिति इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुच्छेद 99 के तहत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या आहृत न होते हुए या निर्हृत किए जाने पर संसद के किसी भी सदन के सदस्य के रूप में बैठने और मतदान करने पर सख्ती का प्रावधान है? ठीक है, इसमें कहा गया है कि अगर कोई सदस्य जो आहृत न होते हुए भी संसद के किसी सदन के सदस्य के रूप में वहाँ बैठता है, मतदान करता है, तो उस पर मनाही है। ये किस बात अनुच्छेद में कही गई है? अनुच्छेद 101, 102, 103, 104। इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा दोस्तों अनुच्छेद 104। अनुच्छेद 104 में ये बात कही गई है कि कोई भी सदस्य जो संसद का सदस्य नहीं है वो सदन के किसी भी भाग में हिस्सा नहीं ले सकता। फिर सवाल जो इसमें दिया हुआ है ये एक बड़ा सवाल है, ठीक है। भारत के संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सम्मिलित नहीं है? मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कौन सा गलत है वो हमें बताना है। हमारे पास ऑप्शंस हैं 51 क गए, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। 51 क गए, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। 51 क 6, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। 51 क 6, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं वो संविधान के अनुच्छेद 51 क में दिए गए हैं। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा है वो सही सम्मिलित नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा दोस्तों 51 क 6।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। ये अनुच्छेद 51 ख 6 में नहीं कहा गई है। ठीक है, ये बात इसमें नहीं कही गई है। ऑप्शन 3 है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कुछ कथन दिए हुए हैं, उनको पढ़कर हमें उत्तर देना है। अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी नागरिक को उसके प्राण या देह की स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा अथवा अन्यथा नहीं। दूसरा है, अनुच्छेद 28(1) के अनुसार राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इनमें से कौन कौन सी बात है वो सही है? केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों कथन सही है, 1 और 2 दोनों ही गलत है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो होगा केवल कथन 2 सही है। ठीक है, राज्य निधि से अगर कोई संस्थान वित्त पोषित हो रही है तो वहाँ पर किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये बात एकदम सही है। ठीक है, ऑप्शन 2 है और जो कथन ए है वो गलत है, इसलिए इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन 2। लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड में ये सवाल पूछा गया है, निम्नलिखित किस वाद के फैसले में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सहायता व सलाह के बिना राज्यपाल को विधानसभा का सत्र आहूत करने की शक्ति नहीं है? हमारे पास ऑप्शंस हैं, बीडी चंद्रमोहन वाद 1982, बीपी सिंगल वाद 2010, याकूब मेनन वाद 2015, नबाम रेबिया वाद 2016। कौन सा वाद था जिसमें उच्चतम न्यायालय ने ये बात कही थी कि मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कोई भी राज्यपाल विधानसभा का सत्र आहूत करने की शक्ति नहीं रखता? तो ये जो सवाल है इसका सही आंसर आएगा दोस्तों नबाम रेबिया वाद 2016। ठीक है, 2016 में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी थी। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन राजस्थान के राज्यपाल के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है? आरपीएससी अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे देती है? ये देती है दोस्तों राजस्थान के राज्यपाल को। तो किस अनुच्छेद के तहत वो अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को देती है? अनुच्छेद 321, 322, 318, 323। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर आ जाएगा दोस्तों वो आएगा ऑप्शन 4 323। अनुच्छेद 323 के तहत आरपीएससी अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को देती है। भारत की संविधान सभा में सदस्यों की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी समिति कौन सी थी? अलग अलग समितियाँ थी जिसमें अलग अलग सदस्य थे। सबसे ज़्यादा सदस्य कौन सी समिति में थे? संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति। इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा दोस्तों जिस समिति का नाम सबसे बड़ा उसमें ही सबसे ज़्यादा संख्या थी। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय और बहिष्कृत लोगों पर सलाहकार समिति में सबसे ज़्यादा सदस्य शामिल किए गए थे। अगला सवाल है, भारत शासन अधिनियम 1935 की 7वीं अनुसूची में विधायी सूचियों की संख्या थी। जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है उसकी 7 अनुसूची में विधायी सूची या फिर सूचियों की संख्या कितनी थी? 4, 2, 3, 1। इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन 3। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 की 7वीं अनुसूची में विधायी सूचियों की संख्या थी 3। कितनी थी? 3 थी। अगला सवाल, लोकसभा निर्वाचन 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल का नाम जीती गई सीटों की संख्या युग्म से ही सम्मिलित नहीं है? 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ उसमें हमें दिया हुआ कि किस पार्टी ने कितनी सीटें जीती। इनमें जो सम्मिलित नहीं है वो हमें बताना है। तेलुगु देशम 16, जनता दल यूनाइटेड 12, शिवसेना उद्धव बाबा साहब 10, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम 22। इनमें से कौन सा जो सम्मिलित किया हुआ है वो गलत है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा दोस्तों शिवसेना, इनको 10 सीटें मिली, ये बात गलत है। तेलुगु देशम को कितनी मिली? 16, जनता दल यूनाइटेड को 12, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम को कितनी मिली? 22 सीट, शिवसेना को 10 मिली, ये बात गलत है और जो गलत है वही हमें यहाँ पर बतानी थी। फिर अगला सवाल है, भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? किस अनुच्छेद में ये बात कही गई है कि मुख्यमंत्री राज्य से संबंधित कोई भी जानकारी राज्यपाल को देगा? ये सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अनुच्छेद 168, 167, 165, 166 ये बात कही गई है दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 167 में कि राज्यपाल जब चाहे मुख्यमंत्री से कोई भी जानकारी ले सकता है और जानकारी मुख्यमंत्री को देनी ही पड़ेगी। शब्दावली
देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे का उल्लेख भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? ये बात संविधान के कौन से अनुच्छेद में कही गई है? देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे, ये बात है संविधान के किस अनुच्छेद में कही गई है? 51 क, 51 क घ, 51 क ग, 51 क ख। ये बात किस अनुच्छेद में कही गई है? ये बात कही गई है दोस्तों अनुच्छेद 51 क में। ठीक है, ऑप्शन 1 है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को उसके पद से निम्नलिखित में से किस आधार पर महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को हटाना बेहद मुश्किल है, लेकिन कुछ ऐसे नियम भी हैं जिसके अकॉर्डिंग संविधान में कि राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। ठीक है, तो किस आधार पर हम राष्ट्रपति के खिलाफ एक वो महाभियोग ला सकते हैं और उनको हटा सकते हैं? संविधान का अतिक्रमण, साबित कदाचार, साबित अक्षमता, भ्रष्ट आचरण। तो किस आधार पर हम उसे महाभियोग के द्वारा हटा सकते हैं? तो इसका सही आंसर आएगा दोस्तों साबित अक्षमता। ठीक है, अगर वो अक्षम है, सक्षम ही नहीं है राष्ट्रपति बनने के लायक, तो हम उस पर महाभियोग लाएंगे और उसे हटा देंगे। ऑप्शन 3 है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात नागरिकता संबंधी संवैधानिक उपबंध निम्नांकित में से किस दिनांक से लागू किए गए? ठीक है, नागरिकता से संबंधित जो अनुच्छेद है वो किस दिन से लागू किए गए? 15 अगस्त 1947, 25 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 14 नवंबर 1949। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा ऑप्शन 4, 14 नवंबर 1949। ऑप्शन 4 है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत की संप्रभुता और अखंडता शब्दावली को भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(2) में निम्नांकित में से कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा अंतर्स्थापित किया गया? ये सवाल भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। 42वें, 44वें, 17वें, 16वीं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा संविधान संशोधन अधिनियम 16वें द्वारा ये जो भारत की संप्रभुता और अखंडता शब्द है वो जोड़ी गई थी। ठीक है, अगला सवाल नंबर 74 है, भारत के संविधान के निम्नांकित या निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में शब्दावली प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 75, 78, 352, 74। प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है वो है दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 78 में। ठीक है, ऑप्शन 2 है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधानों के अंतर्गत निम्नांकित में से कौन सा विषय केंद्रीय विषय की सूची में सम्मिलित नहीं था? जो केंद्रीय सूची के विषय में सम्मिलित नहीं था वो बताना है। जनगणना एवं सांख्यिकी, अकाल राहत, बंदरगाह, सीमा शुल्क। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर आएगा दोस्तों वो आएगा ऑप्शन 2, अकाल राहत। ये है वो केंद्रीय विषय की सूची में शामिल विषय नहीं था। अगला सवाल जो EORO एग्ज़ाम मार्च 2025 में पूछा गया है, हमारे पास सवाल है, राज्यसभा के संबंध में निम्नांकित या निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यसभा के संबंध में कौन सा कथन है वो गलत है, ये हमें बताना है। हमारे पास ऑप्शंस हैं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा जैसे मामलों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति होते हैं। फिर है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसका विघटन नहीं होता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ओडिशा और राजस्थान समान संख्या में प्रतिनिधित्व राज्यसभा में भेजते हैं। 1970 में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में राज्यसभा में महिला सदस्यों की संख्या सबसे अधिक थी। इनमें से कौन सा कथन है वो गलत है, सही नहीं है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा दोस्तों 1970 में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में राज्यसभा में महिला सदस्यों की संख्या सबसे अधिक थी, ये बात गलत है। राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? ये करता है 12, जो साहित्य, कला, विज्ञान और सामाजिक सेवा में उत्कृष्ट योगदान देते हैं। राज्यसभा एक स्थायी राज्यसभा है वो एक स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष है वो सेवानिवृत्त होते हैं। ओडिशा और राजस्थान से 10-10 सदस्य वो राज्यसभा में जाते हैं। तीनों बात सही है, जो 4 ऑप्शन है वो गलत है और हमें गलत ही बताना था। मौलिक अधिकार के बारे में कौन सा कथन सही है? मौलिक अधिकारों से संबंधित कुछ कथन दिए हुए हैं, वो हमें पढ़कर बताने कि इसमें कौन सा सही है। कुछ मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को दिए गए हैं, नागरिकों से मतलब है भारत के नागरिकों को। कुछ मौलिक अधिकार कार्यपालिका के विरुद्ध संबंधित हैं लेकिन विधायिका पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाते हैं। कुछ मौलिक अधिकारों का उद्देश्य विधायी शक्तियों पर निष्पक्ष प्रतिबंध है। सभी मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध व साथ ही साथ निजी व्यक्तियों द्वारा अधिकारों के हनन के विरुद्ध भी है। इनमें से कौन सी बात सही है?
इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा ऑप्शन 2। ठीक है, केवल 1, 2, 3 बात सही है, चौथी है ये बात गलत है। ऑप्शन 2 है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, सवाल नंबर इसमें दिया हुआ है 55। किस संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप भारत का निर्वाचन आयोग संसद और राज्यों के विधानमंडलों के निर्वाचनों से उद्भूत या सशक्त संदेह और विवाद के निर्णय के लिए निर्वाचन न्यायाधिकरण की नियुक्ति नहीं कर सकता? ऑप्शन है 19वां संविधान संशोधन अधिनियम, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, 76वां संविधान संशोधन अधिनियम, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, 19वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, ये एक ऐसा संविधान संशोधन अधिनियम है जिसके द्वारा भारत का निर्वाचन आयोग संसद और राज्यों के विधानमंडलों के निर्वाचन से अभ्युद या सशक्त संदेह और विवाद के निर्णय के लिए निर्वाचन न्यायाधिकरण की नियुक्ति नहीं कर सकता। ठीक है, ऑप्शन 1 है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। बड़े बड़े सवाल हैं, पढ़ने में सही थोड़ी सी दिक्कत होती होगी, लेकिन ये सवाल ऐसे ही आते हैं। संविधान सभा के संबंध में कुछ कथन दिए हुए हैं, वो हमें पढ़कर बताने हैं। संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली में 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में हुई, जिसे अब संसद भवन के सेंट्रल हॉल के रूप में जाना जाता है। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के अपने ऐतिहासिक कार्य को पूरा करने में संविधान सभा को 11 सत्रों के साथ लगभग 3 साल लग गए। हाउस कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। पश्चिमी बंगाल का प्रतिनिधित्व 29 सदस्यों ने किया। इनमें से जो सही है वो हमें बताना है कि कौन कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। यहाँ पर गलत पूछे हैं, कौन सा गलत है? ए डी गलत है, बी सी गलत है, सी डी गलत है, ए सी डी गलत है। इनमें से कौन कौन से कथन है वो गलत हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा दोस्तों सी और डी दोनों गलत हैं। ये दोनों है वो गलत हैं। ये जो ऊपर के हैं, संविधान सभा की पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में हुई, और उसे अब क्या कहते हैं? अब हम इसे कहते हैं संसद का सेंट्रल हॉल। ठीक है, ये बात एकदम सही है। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करके अपने ऐतिहासिक कार्यों को पूरा करने में संविधान सभा को 11 सत्र लगे। ठीक है, और लगभग 3 साल, 2 साल 11 महीना 18 दिन, यानी लगभग 3 साल लग गए। ये बात भी सही है। 2 गलत है, 2 सही है। अगला सवाल है, अभिकथन 1 है, संसद का प्रथम दायित्व मंत्रिमंडल प्रदान करना और इसे उत्तरदायी बनाए रखना है। मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी लोकप्रिय सदन के प्रति है, उसकी सदस्यता अनिवार्य रूप से उस सदन तक सीमित नहीं है। जो अभिकथन है वो कारण है वो हमें बताना है कि सही है, गलत है या फिर क्या है। ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर गलत है, आर सही है लेकिन ए गलत है, व्यक्तिगत रूप से ए और आर दोनों सही है और आर ए की उचित व्याख्या है, व्यक्तिगत रूप से ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों दोनों कथन सही है, लेकिन जो अभिकथन ए है और कारण आर है वो उसकी कारण है वो उचित व्याख्या नहीं करता। बात सही है लेकिन जो कारण है वो उचित व्याख्या नहीं करता। अगला सवाल, ये सवाल भी काफ़ी बड़ा है, प्रस्तावना से संबंधित ये सवाल है। भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है उससे संबंधित ये सवाल पूछा गया है। सर्जनशील मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के दिमाग की कुंजी थी। बेरुआरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना में गहन विचार विमर्श की छाप थी, सटीकता से चिन्हित थी और संविधान के निर्माताओं ने इसे महत्व दिया था। गोकलनाथ मामले में देखा गया कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा शाश्वत और अपरिवर्तनीय थी। केशवानंद भारती मामले में न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना न केवल संविधान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है बल्कि अत्यंत महत्वपूर्ण है और संविधान को प्रस्तावना में व्यक्त भव्य और महान दृष्टि से के प्रकाश में पढ़ा और व्याख्या किया जाना चाहिए। इनमें से कौन सी बात गलत है वो हमें बतानी है। अक्सर सही पूछी जाती है लेकिन यहाँ पर गलत पूछी जा रही है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन 4, ए और बी दोनों गलत हैं। ए भी गलत है, बी भी गलत है, सी और डी है वो सही है। तो ऑप्शन 4 है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के संविधान के अनुसार अफीम की खेती, उसके विनिर्माण और निर्यात के लिए विक्रय संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसको है? अफीम की खेती, अफीम के क्रय विक्रय, अफीम के निर्माण, इससे संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? राज्य विधायिका, संघीय संसद तथा राज्य विधायिका दोनों के पास, संघीय संसद, स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं। अफीम से संबंधित जो भी कानून है वो कौन बनाएगा? वो बनाएगा दोस्तों संघीय संसद। जो अपनी संसद है वो अफीम से संबंधित, खेती से संबंधित, इसके व्यापार से संबंधित नियम बनाएगी। अगला सवाल, ये सवाल भी एक बहुत बड़ा सवाल है। भारतीय संविधान के बारे में कुछ कथन दिए हुए हैं, उनको पढ़कर हमें जवाब देना है।
भारत का संविधान न्यायिक सर्वोच्चता की अमेरिकी व्यवस्था व संसदीय सर्वोच्चता के ब्रिटिश सिद्धांत के बीच का रास्ता अपनाता है। भारतीय संविधान संसदीय सर्वोच्चता के ब्रिटिश सिद्धांत के स्थान पर सीमित सरकार के अमेरिकी सिद्धांत को प्राथमिकता देता है। भारतीय संविधान कानून की उचित प्रक्रिया के सिद्धांत के स्थान पर कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिद्धांत का अनुसरण करता है। इनमें से कौन सी बात है वो सही है, ये हमें बताना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा ऑप्शन 1। 1, 2, 3 तीनों की तीनों बातें क्या है, एकदम सही है। ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ऑप्शन 3 है वो तीनों की तीनों सही है। फिर अगला सवाल है, किस राजनीतिक दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने संविधान सभा को भंग कर उसका पुनर्निर्वाचक वयस्क मताधिकार के आधार पर करने को कहा था? ये एक अच्छा सवाल है, शायद ही किसी को पता हो। कौन सा दल था जिसने कहा था कि संविधान सभा की जो कार्यकारिणी है उसको भंग करके नए सिरे से वयस्क मताधिकार पर उसको फिर से बनाया जाए? किसने मांग की थी? हिंदू महासभा, समाजवादी दल, स्वराज दल, मुस्लिम लीग। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी दोस्तों समाजवादी दल ने। ऑप्शन 2 है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। जो कथन दिए हुए हैं वो हमें पढ़कर उत्तर देना है। 2004 के चुनाव में कांग्रेस ने 145 लोकसभा स्थानों पर विजय प्राप्त की। 2004 के चुनाव में भाजपा ने 133 लोकसभा स्थानों पर विजय प्राप्त की। 2004 के चुनाव में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 48 लोकसभा स्थानों पर विजय प्राप्त की। इनमें से कौन सी बात सही है ये हमें बताना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा केवल एक सही है। ठीक है, 2004 के चुनाव में कांग्रेस ने 145 सीटें प्राप्त की, बात सही है। बाकी की दोनों बात क्या है, गलत है। तो ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश के आधार पर हुई थी? ये सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। के संथामन समिति, केलकर समिति, स्वर्णशेष समिति, बख्शी टेकचंद समिति। किस समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना हुई? ये हुई थी दोस्तों के संथामन समिति 1963। ठीक है, इस समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत व्यक्ति को प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामलों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग से अनिवार्य परामर्श का प्रावधान है? ऑप्शंस है अनुच्छेद 320(3), 318(1), 322(2), 325(4). ये बात किस अनुच्छेद में कही गई है? ये है दोस्तों अनुच्छेद 320(3) में। ठीक है, ऑप्शन 1 है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, ये सवाल भी काफ़ी बड़ा है, भारत के चुनाव आयोग से संबंधित है। इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। भारत का चुनाव आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1952 को संविधान के अनुसार की गई थी। बहुमत द्वारा निर्णय लेने की शक्ति के साथ बहु सदस्यीय आयोग की अवधारणा 1995 से लागू है। संविधान के अंतर्गत संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के निर्वाचन पश्चात निर्योग्यता के मामले में आयोग के पास परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार भी है। राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है और उसका कार्यकाल 5 वर्ष या 60 वर्ष की आयु तक जो भी पहले होता है। ये हमारे पास जो सवाल है वो है। अब हमें इसका उत्तर बताना है कि इनमें से कौन सा कथन है वो सही है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा ऑप्शन 3। संविधान के अंतर्गत संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की निर्वाचन पश्चात निर्योग्यता के मामले में आयोग के पास परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार भी है। कोई सदस्य योग्य है, निर्योग्य है, इस संबंध में अगर कोई मामला उठता है तो निर्वाचन आयोग से परामर्श लिया जाता है। तो ऑप्शन 3 सही है। बाकी की ये जो 1, 2 और 4 हैं ये गलत है। अगला सवाल, लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां हैं उनसे संबंधित कुछ कथन है वो हमें बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। जब एक वित्त विधेयक को निचले सदन से उच्च सदन को भेजा जाता है तो अध्यक्ष द्वारा उस विधेयक को वित्त विधेयक के तौर पर प्रमाण पत्र दिया जाता है। जब अध्यक्ष को हटाए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तब अध्यक्ष ना तो अध्यक्षता करेंगे और ना ही कार्रवाई में भाग लेंगे। मतों की समानता के अलावा अध्यक्ष सदन में मतदान नहीं करते। इनमें से कौन कौन सी शक्ति है जो लोकसभा अध्यक्ष के पास है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। ये बात सही है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि लोकसभा में जो राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक होती है तो उसमें अध्यक्षता कौन करता है? तो करता है लोकसभा अध्यक्ष। ये बात सही है। जब एक वित्त विधेयक को निचले सदन से उच्च सदन में भेजा जाता है तो अध्यक्ष द्वारा उस विधेयक को वित्त विधेयक के तौर पर प्रमाण पत्र दिया जाता है। ये बात भी सही है। जब तक अध्यक्ष उसे प्रमाणित नहीं कर देता
उस पर चर्चा नहीं होती। ये बात भी सही है। जब अध्यक्ष को हटाए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो वह अध्यक्ष ना होता अध्यक्षता करेंगे और ना ही कार्रवाई में भाग लेंगे। ये बात गलत है। वह अध्यक्षता तो नहीं करेगा लेकिन कार्रवाई में वह भाग जरूर ले सकता है, तो ये बात गलत है। मतों की समानता के अलावा अध्यक्ष सदन में मतदान नहीं करते। जब किसी बात पर मतदान होता है और मतदान समान हो जाए, दोनों तरफ बराबर बराबर हो जाए, तब ही लोकसभा अध्यक्ष मतदान करता है, अन्यथा नहीं करता। ये बात भी सही है। तो ऑप्शन 1 है, केवल ऑप्शन 3 है, 1, 2, 4, ये बात सही है। ठीक है, ऑप्शन 3 है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। भारत का राष्ट्रपति है, उसका चुनाव होता है, उसके संबंध में कौन सी बात गलत है। बहुत बड़ा सवाल है, पूरे पेज पर एक ही सवाल दे दिया है। ठीक है, जो भारत के राष्ट्रपति है उससे संबंधित कुछ दिए हुए हैं। पहली बात है, शायद आप सबको आसानी से दिख रहा होगा, इसे जूम कर लीजिए। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्य द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य के लिए वोट का मूल्य 1991 की जनसंख्या जनगणना के आधार पर तय किया जाता है और यह तब तक जारी रहेगा जब तक वर्ष 2026 के बाद पहली जनगणना प्रकाशित नहीं हो जाती। चुनाव एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार आयोजित किए जाते हैं। किसी राज्य का विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के उतने मत होंगे जितने की 100 की गुणित उस भागफल में हो जो राज्य की जनसंख्या को उस विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या में भाग देने पर आए। अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, पूरे पेज पर एक तरफ यही सवाल आ गया। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। ऊपर के जो तीनों कथन हैं दोस्तों, ये आप दोबारा पढ़ लीजिए, बड़ा सवाल है, पढ़ेंगे तो वक्त लगेगा। ये तीनों सही है। जो चौथा है ये गलत है। ठीक है, हमें क्या पूछा है, जो गलत है वही पूछा है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4। फिर अगला सवाल है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा समूह द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को अनुदित है। कौन सा मौलिक अधिकार है जो सिर्फ भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है। अनुच्छेद 14, 20, 23, 30, अनुच्छेद 15, 21, 25, 28, अनुच्छेद 20, 21, 25, 30, अनुच्छेद 15, 16, 19, 30। इनमें से कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा अधिकार है जो सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा दोस्तों अनुच्छेद 15, 16, 19, 30 में जिन अधिकारों का वर्णन हुआ है वो केवल भारत को नागरिकों को ही प्राप्त है। कोई विदेशी आकर उनकी मांग नहीं कर सकता। किस वर्ष भारत के संविधान में यह अंतर स्थापित किया गया कि राज्य आर्थिक या अन्य नियोगिताओं के कारण किसी नागरिक को निःशुल्क विधिक सहायता सुनिश्चित करेगा। अगर कोई अपनी जो विधिक सहायता है वो नहीं कर सकता, ठीक है, उसके पास पैसे नहीं है, वो गरीब है, सरकार उसकी मदद करेगी। ये कब बात है संविधान में जोड़ी गई। हमारे पास ऑप्शंस है 1978, 1976, 1975, 1979। इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा दोस्तों 1976। 1976 में भारत के संविधान में यह अंतर स्थापित किया गया कि राज्य आर्थिक या अन्य नियोगिताओं के कारण किसी नागरिक को निःशुल्क विधिक सहायता सुनिश्चित करेगा, फ्री में निःशुल्क सहायता देगा। फिर अनुच्छेद जो सवाल है उसमें सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलान करना है, जिसमें एक तरफ वाद दिया हुआ है, दूसरी तरफ है संशोधन को चुनौती। कौन से वाद में, कौन से केस में, कौन से संविधान संशोधन को चुनौती दी गई, ये हमें बताना है। हमारे पास जो वाद हैं वो है इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, की होतो होलोहान बनाम जसिलू, पी संभामूर्ति बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। जो संविधान संशोधन को जिनको चुनौती दी गई वो है 42वां, 52वां, 39वां, 32वां, ये हमें बताना है। ए है इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण, इसमें कौन से संविधान संशोधन को चुनौती दी गई, ये दी गई थी दोस्तों 39वें संविधान संशोधन को। तो एक में क्या आएगा, 3 आएगा। फिर है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, इसमें किस संशोधन को चुनौती दी गई, इसमें दी गई थी दोस्तों 42वें संविधान संशोधन को, यानी बी में क्या आएगा, 1 आएगा। कि होतो होलोहान बनाम जसीलू, इसमें किस संविधान संशोधन को चुनौती दी गई, इसमें दी गई थी दोस्तों 52वें संविधान संशोधन को। तो सी में क्या आएगा, 2 आ जाएगा। पी संभामूर्ति बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, इसमें किस संशोधन को चुनौती दी गई, इसमें दी गई थी दोस्तों 32वें संविधान संशोधन को। तो इसमें क्या आएगा, 4। 3, 1, 2, 4, एक इसमें है दोस्तों 3, 1, 2, 4, ये है ऑप्शन 4 में। इसके लिए इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन 4। उम्मीद है आप सबको ये राजनीति विज्ञान के क्वेश्चन पसंद आए हैं।
ऐसे ही और वीडियो हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जिन्होंने मॉडल पेपर अभी तक नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से जाकर आप उन मॉडल पेपर को सॉल्व करें और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो और वो मॉडल पेपर आपको कैसे लगे। वीडियो देखने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।